30 अप्रैल का महासंग्राम लगातार जारी है। दिग्गजों ने भी जगह जगह वोट कास्ट कर दिए हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घर से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस बीच 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुकी है। धौरहरा की बात कर लें, जितिन प्रसाद यहां से चुनावी मैदान में है। यहां पर 14.36% मतदान हुआ है। रायबरेली में 14%, फतेहपुर में 13%, बाराबंकी में 15%, लखनऊ में सबसे कम 9.9% मतदान देखने को मिल रहा है। प्रदेश की राजधानी है, हालांकि दिग्गज तो निकल रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं निकल रही है, ये भी सवाल है। झांसी की बात करें, यहां पर 14% मतदान देखने को मिल रहा है। मिश्रिक में 10%, सीतापुर में 17%, उन्नाव में 20%, उन्नाव में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जालौन में 10.5%, हमीरपुर में 11%, कानपुर में 10.9%, बांदा में 12% और मोहनलालगंज में 8.6% मतदान देखने को मिल रहा है। अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से हैं। अब्दुल, अगर झांसी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से उमा भारती यहां पर चुनावी मैदान में है। 14% अभी देखने को मिल रहा है। 2009 में 55.17% यहां पर मतदान हुआ था। उस तरह से देखें तो एक अच्छा सुबह से देखें तो हम 2 घंटे का जो मतदान हुआ है वो एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है। जी सर, को बात बता दूं, सुबह 7 बजे से लोगों की कतारें जिस प्रकार से बूथों में लगना शुरू हो गई थी, तो तभी लग रहा था कि प्रतिशत बढ़ेगा। उसका जब नतीजा 9 बजे आया तो हमने निकल के आया कि 14% वोट डला है। जो पिछले साल की बात, पिछले 2009 की बात करें तो उस वक्त महज 8% ही मतदान हुआ था। इससे लग रहा है कि काफी प्रतिशत बढ़ेगा और समय जिस प्रकार से लोगों की कतारें बूथों बढ़ रही, उसे लगता है और जाके मतदान बढ़ने की उम्मीद है। जी चलिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धौरहरा से हमारे साथ डीके मिश्रा हैं। डीके, क्या जानकारी आपके पास मिल पा रही है, किस तरह से मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए श्वेता, आपको बता दें, लगातार मतदाता अपने घरों से निकल रहा है। क्योंकि अब धूप बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद जो मतदाता पहुंच गया है बूथों पर, वो धूप की परवाह किए बगैर अभी भी लाइन में लगा हुआ है और अपनी वोट की प्रतीक्षा कर रहा है। साथ में आपको बता दूं, अभी तक 14.3% मतदान जो है हो चुका है और अभी नेक्स्ट जो रिपोर्ट आनी है वो 11 बजे आनी है, जिसके बाद पता चल पाएगा कि 9 बजे से 11 बजे के बीच कितना मतदान हुआ है। जी बेटा, एक बात और बताइए डीके, धौरहरा से जितिन प्रसाद इस बार मैदान में है। 2009 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको उन्होंने शाहजहांपुर से आगे बढ़ाया था, लेकिन परिसीमन के बाद उनको धौरहरा आना पड़ा। ऐसे में वहां पर किस तरह से मुद्दे एक तरह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि धौरहरा को ये देखें तो वहां से वो कैंडिडेट है इस बार जिनको 5 साल पहले भी जनता ने मौका दिया, लेकिन कितना आगे बढ़ा है धौरहरा ये भी सबके सामने है। ऐसे में कौन से अहम मुद्दे हैं वहां के लिए? देखिए, अगर बात करें जितिन प्रसाद की, तो जितिन प्रसाद विकास के नारे पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो मानना है कि हमने 5 सालों में काफी विकास किया है क्षेत्र का और अभी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें काम करना बाकी है। साथ में आपको बता दूं, चुनौती बीजेपी से, मोदी लहर से मिल रही है उनको लगातार। हालांकि वो अभी आपसे कुछ देर पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस को भरपूर समर्थन जनता देगी और आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और फिर से यूपीए फिर की गवर्नमेंट बनाएगी। देखिए, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्रिक से इस वक्त हमारे साथ हरिमोहन दीक्षित हैं। हरिमोहन, 10% चुनाव देखने को यहां पर मिल रहा है 2 घंटे में। अभी किस तरह से वोटर अपने घर से निकल रहा है और सभी जगह, ये कहें कि ग्रामीण और शहरी सभी जगह पे मतदान प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है? मतदान करे ताकि मोदी भारत మీడియాలో నేను వెళ్లి ఆ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్లి నా లిస్ట్ లో నా పేరు ఇక్కడ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడంలో వెంటనే నేను వైలేట్ చేశాను అన్నారు. కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్తున్నాను, అలాంటి వైలేట్ చేసే ప్రసక్తి గానీ కాదు. నేను క్యూలోనే వెళ్లాను. ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యంలో నేను ప్రజాస్వామ్యానికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే మనిషిని. ఆ రకంగా మీరు దయచేసి వక్రీకరించొద్దని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా సమక్షంలో నేను। तो आज आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, 17 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में वहां पर भी जो रिएक्शन आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल हरिमोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिमोहन, किस तरह से मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? 10% मतदान हुआ है अभी तक? हाँ, सीतापुर में 10% मतदान हुआ और अभी तक थोड़ा कम मतदान प्रतिशत होने की कमी ये है कि सीतापुर में कई जगहों पर जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें खराब होने की शिकायतें आई। इसी चलते यहाँ पर 10% मतदान अभी हुआ है। हालांकि मशीनों को दुरुस्त किया जा चुका है और अब मतदान के लिए लोगों की भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। कहाँ ईवीएम मशीनें खराब हुई है?
ये आपके सीतापुर में जो आदर्शपुर सेक्टर है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी सुबह वोट डाले पहुंचे थे, वहाँ की ईवीएम खराब हुई। करीब 1 घंटे तक वो भी लाइन में खड़े रहे। इसके अलावा लहरपुर क्षेत्र में ग्राम सुमली में बूथ ईवीएम खराब हो गया। उसके अलावा पुराना सीतापुर है, यहाँ पर 41 और 42 नंबर बूथ है, वहाँ भी ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई। श्रोता, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी हैं इस वक्त बाराबंकी से। अवनीश, बाराबंकी को अगर हम देखें तो बहुत तरह से अपने लिहाज से ये बहुत ज्यादा खास होता है। बेनी प्रसाद वर्मा ने भी इसे खास बनाया, तो पीएल पुनिया ने भी खास बनाया। 2009 में कांग्रेस का 20 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया था। हरियाणा से आके जीते थे वो बाराबंकी में। अभी किस तरह से मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और लोग क्या सोच रहे हैं इन चुनावों को लेकर, खास तौर पे बाराबंकी की जनता, क्योंकि कहते वहां पर ये है कि अगर एक बार कांग्रेस का साथ दे दिया या एक बार एक पार्टी का साथ दिया तो दूसरी बार फिर सोच समझ के ही जनता आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पिछले 2 दशकों से जो ट्रेंड यहाँ रहा है उसने हर बार यहाँ राजनीतिक परिवर्तन किया है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, खासतौर पर जो सिटिंग एमपी हैं, उनके अपोनेंट जितने हैं वो सब इसी बात को आधार बना रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हर बार बाराबंकी में परिवर्तन हुआ है, लिहाजा इस बार भी होगा। पिछले 2 दशकों में एक बार केवल बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिल पाई है। उससे पहले समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी के उम्मीदवार को 2004 में यहाँ सफलता मिली थी। 2009 में कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय के बाद यहाँ पर जीत पाने में सफल हुई थी। दरअसल जो यहाँ का गणित है वो काफी कुछ इस तरीके का है, जिसको लेकर के दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं उनको, खासतौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको अक्सर लाभ मिलता दिखता है। इस समय भी 10 बजे से तक के अगर आंकड़े देखें तो 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। मेरे पीछे आपको ये पोलिंग बूथ दिखाई देगा। यहाँ पर लोग सुबह से ही जमे हुए हैं और लगातार मतदान हो रहा है। इसके अंदर भी पोलिंग बूथ है, इस इंटर कॉलेज के अंदर, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और इसीलिए मत प्रतिशत बाराबंकी का दूसरे और लोकसभा क्षेत्रों की अपेक्षा काफी बढ़ा हुआ है। 9 बजे तक की 15% से ज्यादा मतदान हो गया था, 10 बजे तक 20% से ज्यादा हो गया था, 11 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि 30% से भी ज्यादा मतदान जो है वो बाराबंकी में हो सकता है और इस बात की उम्मीद की जा रही है क्योंकि 2004 में भी 49% मतदान हुआ था, 2009 में 50% मतदान हुआ था। तो इस बार अपेक्षा की जा रही है कि 60% से एक बात ये बताइए कि अगर बाराबंकी को देखें तो यहाँ पर लोगों ने सभी पार्टियों को एक तरह से मौका दिया है, लेकिन अगर हम पीएल पुनिया की बात करें तो लोगों के बीच उनकी एक अच्छी इमेज, एक प्लस पॉइंट उनके लिए लेकर आ रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर का उन्हें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो कामकाज उन्होंने यहाँ किया है, विकास का जो काम किए हैं, उसको लेकर तो उनको कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जो समीकरण है यहाँ के, एक जातीय समीकरण और इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी है यूपीए सरकार की, उसको लेकर के उनको चुनौती का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और जो मतदान में बढ़ी हुई भीड़ है, खासतौर पर युवाओं की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, वो भीड़ जो है वो कहीं न कहीं कई तरीके के राजनीतिक इशारे यहाँ बाराबंकी की धरती पर कर रही है और इसीलिए उम्मीदें करना, आकलन करना ये इतना आसान यहाँ पर नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाता उतर करके मैदान में आ रहे हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं और ये कहीं न कहीं तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं उनके गणित गड़बड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर कामकाज को लेकर के पुनिया कई सारे दावे करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कई सारे काम किए, लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मतदान किस तरीके का होगा क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र जहां से शुरुआत होती है पूर्वांचल की, और पूर्वांचल में आप जानती है कि क्षेत्रीय जो राजनीति है वो कितना प्रभावी होती है, जातीय राजनीति, धार्मिक राजनीति कितनी प्रभावित होती है, वो सारी चीजें जो कहीं न कहीं बाराबंकी की सियासत को भी प्रभावित कर रही है। बिल्कुल अवनीश, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2009 में पीएल पुनिया जब आए थे तो ये कहा जा रहा था बाहरी है, दूसरे राज्य से हैं, क्या कर पाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें मौका दे दिया था और इस बार कमला प्रसाद से ही उनका एक तरह से चुनौती भी उन्हें मिल रही है और टफ फाइट इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर देखें तो बीएसपी और कांग्रेस में। बहरहाल भारतीय टीम के क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भी आज गुजरात के राजकोट में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उनके साथ उनकी पत्नी भी पहुंची थी मताधिकार के इस्तेमाल के लिए। गुजरात की बात करें तो सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज, और ऐसे में चाहे फिर दिग्गज हो, चाहे फिर खिलाड़ी हो, हर कोई आज के इस दिन कम से कम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तो घर से निकल ही रहा है। और हमारी भी यही अपील है कि घर से आप निकलिए और कम से कम अपने वोट को कास्ट तो कीजिए। चेतेश्वर पुजारा जो पहुंचे हैं राजकोट में, अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है अपनी पत्नी के साथ। Voting is really important and fortunately we didn't have any games today
So I had some time, so I requested our franchisee Kings 11 Punjab to allow me to go back home and vote for a day and then join the team again. So really happy that I could contribute for the country's future, and I also request all the citizens of this country to try and find some time on the day of voting and definitely cast their votes. तो चेतेश्वर पुजारा जो ये तो कह ही रहे हैं कि देश के भविष्य के लिए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लोगों से भी उन्होंने यही अपील की कि वो कम से कम घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बात हम यूपी की कर रहे हैं, जहां पर 14 सीटों के लिए आज मतदान जारी है, क्योंकि ये सीटें इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वीवीआईपी सीटें हैं, कई पार्टी के अध्यक्ष भी खड़े हैं और ये जो समीकरण है ये इसे और भी ज्यादा अहम बना देता है। लखनऊ, रायबरेली, चित्रकूट, धौरहरा, महोबा, जालौन, बांदा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जातीय लिहाज से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है इन सभी एरियो को। लखनऊ की ही बात अगर हम उठा लें तो मतदान प्रतिशत यहां पर हालांकि बड़ा कम देखने को मिल रहा है। 9 बजे तक महज 9.9% ही मतदान हुआ था। 2009 की भी बात कर लें तो बहुत कम रेशियो देखने को मिला था, लेकिन इस बार उम्मीद है हो सकता है वोटिंग परसेंटेज बढ़े भी, क्योंकि ये कहा जाता है लखनऊ के लोग थोड़ा धीरे धीरे से घर से बाहर निकलते हैं और उम्मीद यही है कि शायद अब वो निकलेंगे। बहरहाल ये दिग्गजों की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिन्होंने अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट किया, गांधीनगर में मधुसूदन मिस्त्री अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए, मायावती जिन्होंने लखनऊ में वोट डाला ही डाला, लेकिन साथ ही बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर भी एक साथ उन्होंने निशाना भी साध दिया। रामदेव पर भी जमकर वो भड़की। लखनऊ की बात कर रहे हैं हम, यहां पर राजनाथ सिंह, रीता जोशी, अभिषेक मिश्रा, नुकुल दुबे, ये 4 प्रत्याशी हैं और रीता जोशी ने भी अपना वोट कास्ट किया। पीएल पुनिया, बाराबंकी में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वोट डालने तो जा ही रहे हैं दिग्गज, लेकिन इस बीच जो उनके बयान आ रहे हैं वो कई मायनों में खास भी हो रहे हैं और ऐसा ही एक बयान बीएसपी की तरफ से भी आया है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा है कि बीएसपी 16 मई के बाद पत्ते खोलेगी। ऐसे मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्र है, बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी। मिश्रा जी, ये बताइए कि 2 फेज सिर्फ और बचे हैं आज के बाद, तकरीबन 65-70% मतदान हो चुका है पूरे देश में। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? देखिए, देश में जहां तक नहीं, हम प्रदेश की आपसे बात करें, देश में भी लोग जो हैं कांग्रेस से भी दुखी हैं, बीजेपी से भी दुखी हैं और उन लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश में तो बीएसपी का झंडा पूरे परचम पे लहरा रहा है। एक तरफा लोग बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। कानून व्यवस्था लोगों ने देखी है उत्तर प्रदेश की, आज कैसे दुखी है लोग। विकास देखा है जो बहन मायावती जी ने किया, इसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश में जो जितने भी पोलिंग हो चुकी है, जो आने होने आज जो हो रही हैं 14, उनमें पिछली बार भी हम 3 जीत के आए थे, 9 में थोड़े वोटों से हार गए थे, सेकेंड में थे। अब की बार इन सब सीटों जिसमें सेकेंड है उस पर भी जीतने का काम कर। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, बहन जी कह रही है सिर्फ ओपिनियन पोल में इनकी लहर दिख रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती है, तो विकल्प देश के सामने क्या है और बीएसपी की भूमिका क्या होने वाली है? 16 तारीख के बाद इस प्रश्न का जवाब हम आपको देंगे। रिजल्ट आ जाने दिए, गिनती हो जाने दिए, आज इसके बारे में नहीं। हम लोग अभी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी भी हमको निकल के बार बार प्रचार किया जा रहा है कि बीएसपी और एसपी के पास ऑप्शन ये है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर दे। क्या इस बार भी यही होगा? समाजवादी पार्टी की बात आप हमारे ऊपर क्यों? बीएसपी तो नहीं कह रही ये वाली बात। समाजवादी पार्टी जो बोल रही है वो इसलिए बोल रही है कि उनको लग रहा है कि 5 सीटें भी नहीं आ रही उनके उत्तर प्रदेश में, तो उनकी बात, जो जिनके पास 5 सीटें नहीं आ रही हैं उनकी बात आप कर रहे हैं। बीएसपी अपनी बात 16 तारीख को आपके सामने रखेगी। हाँ, धन्यवाद। तो स्ट्रेटजी क्या होगी, बीएसपी की भूमिका क्या होगी, ये सब कुछ 16 तारीख के बाद तय होगा। फिलहाल बीएसपी का दावा यह है कि न तो कांग्रेस की और न बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और बीएसपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए बात उन्नाव की भी कर लेते हैं, जहां से बीएसपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। उन्नाव में मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हमारे साथ ब्रजेश पाठक हैं, बीएसपी के प्रत्याशी, उनसे हम बात करते हैं। ब्रजेश जी, सुबह की शुरुआत आपने भगवान के सामने मत्था टेक कर की है, तो निश्चित तौर पर आपने जीत की दुआ की होगी भगवान से, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है मतदान शुरू होने के बाद? सर, उन्नाव में चुनाव जो आज होने जा रहा है ये विकास के नाम पर होने जा रहा है और जो उन्नाव के अंदर ताकतें सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करके भाई से भाई को लड़ाना चाहती हैं, उनका पूरी तरह से यहाँ से सफाई होगा और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीतेगी।
जी, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला यहाँ किससे है? क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय सांसद है वो अनु टंडन है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने यहाँ की जो समस्याएं हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ एक पैराशूट से उतरकर प्रत्याशी साक्षी महाराज यहाँ पर आते हैं, शायद उनकी तरफ आपका इशारा है कि वो सांप्रदायिक छवि के हैं, तो मुकाबला ऐसे में आप किससे मानते हैं? आप देखेंगे जब रिजल्ट आ गया किसी से मुकाबला नहीं, बहुत भारी मतों से हम लोग जिसमें साथ में बैकवर्ड समाज के लोग और भी जो फॉरवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो भी सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। आप पार्टी के पहले ब्राह्मण सांसद थे, जब आप उन्नाव से चुनाव लड़े थे तो उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो माना जाए कि एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के सहारे आप हैं? नहीं, आपका कहना सही है, यहाँ पर सर्व समाज का और बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और सोशल इंजीनियरिंग की बात जो आप कर रहे हैं उसी सोशल इंजीनियरिंग तक बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश और देश में टिकट दिए हैं और उन्हीं के आधार पर बहन कुमारी मायावती जी प्रत्याशी को खड़ा करके उनको जिताने का काम करते हैं। तो साफ तौर पर जो बीएसपी के प्रत्याशी ब्रजेश पाठक हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मोदी की कोई लहर नजर नहीं आती और सोशल इंजीनियरिंग के सहारे वो जीत के पायदान पर यहाँ से जरूर पहुंचेंगे। और नाव से कैमरामैन राकेश चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। उन्नाव जिसके एक तरफ है लखनऊ, जिसके एक तरफ है कानपुर, लेकिन फिर भी बीच में उन्नाव एक तरह से कहीं पिस कर रह गया है। विकास की जो एक बात है वो यहां से कोसों दूर नजर आती है। अनु टंडन का चूंकि जिक्र उठा इसलिए आपको बताते हैं। अनु टंडन, उन्नाव में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें जो भी सांसद बने हैं सबसे ज्यादा वोटिंग में सबसे ज्यादा मत उनको ही मिले। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनता का मुझे सपोर्ट हासिल होगा, उनका इसलिए मिलेगा। तो लगता है कि वोटिंग हो जाएगी बहुत सी फेजेस के इलेक्शंस और वोट कास्ट करने के बाद सीधे मैं फिर दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आज ही निकल रहा हूँ। कितना चैलेंजिंग होगा अभी चूंकि ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 16 पास आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कितना चैलेंजिंग होगा नहीं होगा ये तो मैं समझता हूँ इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ही मालूम हो पाएगा। राजा जी, आज एक बात है कि मायावती जी ने एलिगेशन लगाया है कि रामदेव के मामले में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस तरीके से दलितों को अपमान हुआ, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन की जो भी कार्यवाही थी उससे संतुष्ट नहीं हुई, दलितों का अपमान हुआ। बीजेपी ने भी इसमें कुछ नहीं कहा, राजनाथ जी ने भी नहीं कहा, मोदी जी ने भी नहीं कहा। आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके प्रति हम लोग बहुत ही हाई रिस्पेक्ट रखते हैं, सम्मान रखते हैं। और इतना मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मैंने इज डूइंग वेरी वेल, परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस कंट्री। मैंने बहुत अच्छा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। रामदेव जी के मामले में कुछ नहीं कंडेम नहीं किया, दलितों का अपमान हुआ, उसके बावजूद बाबा हम कहीं किसी को कंडेम नहीं करते हैं। उन्होंने आपने देखा होगा उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसका गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो बाद में जो गलत इंटरप्रिटेशन हुआ तो उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त कर दिया। खेद व्यक्त करने के बाद किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। और ये लखनऊ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले जब उनसे बात भी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जब सवाल उनसे किया गया कि मायावती ने आज जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं, बड़े साफगोई से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन रामदेव का एक तरह से बचाव भी करते नजर आए। वो कह रहे हैं कि बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन बाद में उन्होंने खेद भी जता दिया। इसके बाद कुछ कहना नहीं चाहिए, ये बात कह रहे हैं राजनाथ सिंह, जो उम्मीदवार भी है लखनऊ से इस बार। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह गाजियाबाद से 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो ये कहें कि जब आए लखनऊ तो हर बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि अटल जी को आगे करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल किया था तो भी उन्होंने अटल जी की भेंट की गई एक चादर उन्होंने अपने साथ रखी हुई थी आशीर्वाद के रूप में, और यही एक तरह से वो प्रोजेक्ट यहाँ पे करते रहे कि वो नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अटल जी, एक तरीके से अटल जी को ही उन्होंने लखनऊ के लिए हमेशा ही आगे रखा, क्योंकि लखनऊ सीट अटल बिहारी वाजपेयी जीतते भी आए 2009 तक, लेकिन 2009 में लालजी टंडन यहां से जीते, 2014 में भी वही करिश्मा रहे। इसके लिए अटल जी का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया था, क्योंकि लखनऊ और अटल जी के बीच एक गहरा संबंध भी रहा है। लखनऊ की जनता ने उन्हें खूब पसंद भी किया, लेकिन जैसे समय बदला ऐसे में लोगों का वो स्नेह बना रहे, इसके लिए भी उन्होंने पूरी कोशिशें की।